जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? यही कि ये चलती कैसे रहती है। हमारे आसपास इतने सारे जीव जंतु पेड़ पौधे मौजूद हैं और ये सदियों से अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के बायोलॉजिकल प्रोसेस को गहराई से समझेंगे। जरा सोचिए, हर जीव का एक तय जीवन काल होता है, राइट? जन्म होता है, विकास होता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। फिर भी हमारी यह पृथ्वी जीवन से पूरी तरह गुलजार है। आखिर कैसे? बायोलॉजी के पास इसका एक बहुत ही सिंपल और जादुई सा जवाब है। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो जीवन को कभी रुकने नहीं देता। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे जीवन की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को। फिर बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन या सोलो एक्ट्स की, पौधों और जानवरों की रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज की, और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारे समाज और विज्ञान से कैसे जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है जीवन की निरंतरता। आइए उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिस पर यह पूरी दुनिया टिकी है। तो ये प्रजनन या रिप्रोडक्शन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीवित प्राणी अपनी ही तरह के नए जीवों को जन्म देते हैं। है ना कितनी पावरफुल बात? एक आम का पेड़ भले ही पुराना होकर सूख जाए, लेकिन उसके बीज से नए आम के पेड़ उग आते हैं। बस इसी तरह से प्रजातियां अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाती हैं ताकि पृथ्वी पर उनका वजूद हमेशा बना रहे। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, अलैंगिक प्रजनन यानी नेचर के सोलो एक्ट्स। ये जीव विज्ञान की दुनिया के उन जीवों की कहानी है जिन्हें अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर क्लोन का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, यीस्ट, हाइड्रा या यहाँ तक कि अमीबा जैसे जीव सेल डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं जिसे माइटोसिस कहा जाता है। इसमें बस एक ही पेरेंट शामिल होता है और रिजल्ट, जो नया जीव बनता है, वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है, बिल्कुल कार्बन कॉपी। जब पर्यावरण अनुकूल होता है ना, तो ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि इनकी आबादी तेजी से मल्टीप्लाई हो जाती है। पौधों में इस सोलो एक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है। नोटिस कीजिए कैसे इस एक पत्ती के किनारों से ही छोटे छोटे नए पौधे निकल रहे हैं। इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वानस्पतिक प्रसार कहते हैं, यानी पौधे के किसी एक हिस्से से ही पूरा का पूरा नया पौधा बन गया। कमाल की बात है ना? और गुलाब की कलम तो हम सबने देखी है। ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बिना किसी बीज के बस एक कटे हुए तने को मिट्टी में लगा दीजिए और उसमें से नए पत्ते और जड़ें निकल आती हैं। आलू और अदरक भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रो करते हैं। बस एक सोर्स और नया जीवन शुरू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, पौधों में लैंगिक प्रजनन। यहाँ एंट्री होती है टीम वर्क की, जहाँ फूल असल में पौधों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम करते हैं। यहाँ अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। असेक्सुअल प्रोसेस जहाँ सुपर फास्ट है और एग्जैक्ट क्लोन बनाती है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स शामिल होते हैं। इससे क्या होता है? नर और मादा दोनों की खूबियों का आपस में मिक्सचर होता है और इसी मिक्सचर से आती है वेरिएशन यानी भिन्नता। यही वेरिएशन आगे चलकर प्रजातियों को बदलते हुए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में सबसे बड़ी मदद करती है। अगर पौधों में इस पूरी प्रोसेस की बात करें तो इसके स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होता है पॉलिनेशन, जहां पॉलन यानी पराग का ट्रांसफर होता है। उसके बाद एक पॉलन ट्यूब स्पर्म सेल्स को ओव्यूल तक ले जाती है। तीसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, जहां दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। और फाइनल स्टेप, ओव्यूल एक बीज में बदल जाता है और ओवरी फूल कर फ्रूट बन जाती है, जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं। अब चलते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर, पशु प्रजनन रणनीतियां। एवोल्यूशन की सीढ़ी पर जीव चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाएं, बेसिक चैलेंज वही रहता है, गैमीट्स का मिलना और नए जीव का जिंदा बचना। जरा स्टेबल पर गौर कीजिए। जो जीव पानी में रहते हैं और बाहरी निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वे एक साथ हजारों अंडे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि खुले माहौल में अंडों और बच्चों के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ज्यादा अंडे मतलब प्रजाति के बचने की ज्यादा गारंटी। वहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले जानवर कम अंडे देते हैं क्योंकि वहां विकास एक सेफ और सुरक्षित एनवायरनमेंट में होता है। तितली का जीवन चक्र इस प्रोसेस का एक अद्भुत नजारा है। एक छोटे से अंडे से शुरुआत होती है, फिर लार्वा,
फिर प्यूपा और आखिर में एक खूबसूरत एडल्ट तितली का बाहर आना। ये दिखाता है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम स्टेजेस के बारे में है जो एक जीव अपने लाइफ साइकिल में पूरी करता है। इंसानों के केस में ये प्रोसेस थोड़ी और स्पेसिफिक हो जाती है। बेसिकली पुरुषों में वृषण या टेस्टीज स्पर्म और मेल हार्मोन्स बनाते हैं। महिलाओं में ओवरीज अंडे और फीमेल हार्मोन्स बनाती हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, जहां एग फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह तैयार होता है। आइए अब पहुंचते हैं आज के आखिरी और 5वें हिस्से पर, विज्ञान और समाज का कनेक्शन। क्योंकि ये बायोलॉजी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, इसने मॉडर्न फार्मिंग और हमारे समाज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। एग्रीकल्चर में टिश्यू कल्चर का ही उदाहरण ले लीजिए। इस तकनीक से पौधों के शूट टिप्स का यूज करके एक साथ बड़े पैमाने पर केले के नए और हेल्दी पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे वायरस इन्फेक्टेड पौधों से छुटकारा मिलता है और हमें बिल्कुल डिजीज फ्री और हाई यील्ड वाली फसल मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी खेती में बखूबी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें अपनी पसंद की क्वालिटीज वाले पौधों को सिलेक्ट करके मैन्युअली पॉलन ट्रांसफर किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ मिलकर इस तकनीक से ऐसी नई फसलें तैयार हो रही हैं जो बीमारियों से लड़ सकती हैं और ज्यादा पैदावार देती हैं। दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए ये कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप किया जाए तो रिप्रोडक्शन जिंदगी की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। अलैंगिक प्रजनन मतलब एग्जैक्ट क्लोन और सुपर फास्ट स्पीड। वहीं लैंगिक प्रजनन मतलब नए वेरिएशंस और बेहतर एडेप्टेशन। और हाँ, फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट हमेशा एक जाइगोट या जाइगोट होता है। ये इस पूरी बायोलॉजी के सबसे फंडामेंटल रूल्स हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि रात में खिलने वाले फूल अक्सर सफेद या हल्के रंग के ही क्यों होते हैं, जबकि दिन वाले फूल इतने कलरफुल होते हैं? इसके पीछे के नेचर और बायोलॉजी के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।